आज मैं मौजूद हूँ अंसार बर्नी ट्रस्ट में। आप अगर एक माँ हैं, बहन है, बेटी हैं, आजकल की जो औरतें हैं वो रील स्क्रॉल करती हैं। आजकल की जो औरतें हैं वो मॉडर्न तो हो गई हैं, लेकिन उनको अपने लॉस के बारे में पता नहीं है। बाइक पे चलता हुआ लड़का जाएगा और उसको नाजेबा अगर डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया है, पहला थप्पड़ मार दिया, यह है कि असॉल्ट करना है, या आप मेंटली करें या फिजिकली करें, तो आपको 3 साल से 5 साल तक जेल हो सकती है, 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। ऐसी लड़कियों के साथ आपको इंटीरियर में लातादाद नामालूम कब्रें मिलेंगी। औरतों को एक होने की जरूरत है। लड़की की इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की 7 साल तक, शादी के 7 साल तक अटेम्प्ट टू मर्डर तक और मर्डर तक कहानी जाती है, अगर कोई SHO कहीं भी आपकी दरख्वास्त नहीं रिसीव कर रहा तो 22 से 22B का सेक्शन है। लॉज बहुत सारे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आज मैं मौजूद हूं अंसार बर्नी ट्रस्ट में। मुलाकात करेंगे एडवोकेट कुरतुलैन साहब से। आज का जो टॉपिक है वो है औरतों के हुकूक के बारे में। औरतें माशरे को बनाती हैं, कुर्बानियां देती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल की जो औरतें हैं वो रील स्क्रॉल करती हैं। आजकल की जो औरतें हैं वो मॉडर्न तो हो गई हैं, लेकिन उनको अपने लॉस के बारे में पता नहीं है। आजकल की औरतें सप्रेस हो जाती हैं, फील ऐसा करवाती हैं कि वो सप्रेस नहीं हुई हैं। उनको बहुत कुछ समझ आती है, बट उनको असल हकीकत में समझ नहीं आती। किसी ना किसी तरीके से वो सप्रेस होती है, जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटाइज होती हैं और जिसकी वजह से हमारी नस्ल खराब हो रही है। क्या लॉज हैं शादी से पहले, शादी के वक्त, शादी के बाद, थप्पड़ मारने के बाद डिवोर्स कैसे लिया जाता है? आप अगर एक माँ हैं, बहन है, बेटी हैं, कजन है, या आप एक सोसाइटी की मजबूत औरत हैं, आपने ये शो लाजमी देखना है। मिलते हैं एडवोकेट कुरतुलैन साहबा से। एडवोकेट कुरतुलैन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ पे आने का मकसद मेरा ये है कि जो माशरा है, इस वक्त तो वुमेंस मंथ चल रहा है और वुमेंस डे अभी एक दिन पहले गुजरा है, बट जो माशरा है यहाँ तक कि जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, अच्छा मेरा भी ताल्लुक यूनाइटेड नेशन से भी है और ही फॉर शी से भी है, तो थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ वुमेन राइट्स के हवाले से, औरत के राइट्स के हवाले से। हमारे यहाँ औरतों को सप्रेस बहुत किया जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस हो, बट वैसे भी सप्रेस बहुत किया जाता है। भले वो माँ हो, भले वो बीवी हो, भले वो बहन हो, भले वो बेटी हो, भले वो दोस्त हो, भले वो कज़न हो। तो इसकी वजह से वो अपनी कोर परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, और क्योंकि वो कोर परफॉर्मेंस नहीं दे पाती तो एज अ नेशन हम बिल्ड नहीं कर पाते हैं। या इस्लामिकली भी कोर परफॉर्मेंस उनकी ज़रूरी होती है। उन्होंने भी बहुत जिहाद किए थे, औरतों ने भी बहुत कुछ किया था। आपसे मिलने का मकसद ये है कि बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं औरतों से रिलेटेड। तो सबसे पहला ये है कि शादी से जो पहले के कुछ सवाल हैं कि अगर एक लड़की है और उसको वो लड़का नहीं पसंद, या वो उसकी चाहत के बिना वो शादी हो रही है, तो क्या लॉज हैं, क्या उसके राइट्स हैं, ये बताएं। देखिए, सबसे पहले आपने बात की औरत को हमारी सोसाइटी ने सरप्लस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो दबाया हुआ है औरत को। उसका रीज़न क्या है कि हम स्पेशली इन पाकिस्तान हम अलग हुए हैं हिंदुस्तान से। हिंदू कल्चर हम लेते हुए आ गए हैं थोड़ा सा, जो क्योंकि इस्लाम ने तो बहुत ज़्यादा राइट्स दिए औरत को। माँ बनाया तो जन्नत जो है वो कदमों तले आ गई, बेटी है तो रहमत है। तो ऐसे बहुत सारे औरत को जो है वो ओहदे दिए, मर्तबे दिए इस्लाम ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नस्ल चलाती है वो एक माँ चलाती है। एक माँ का दिमाग इस चीज़ के लिए सेटल कर दिया गया है कि आपके कोई राइट्स नहीं है। तो जब वो एक बेटी बनती है, एक बहू बनती है, एक बीवी बनती है, तो वो माँ या वो सास जो घर के बड़े होते हैं वो एक औरत को ये सिखाते हैं कि तुम्हें अपने राइट्स नहीं मांगने, तुम्हें जो है वो हस्बैंड के सामने नहीं बोलना, बाप के सामने नहीं बोलना, या भाई के सामने नहीं बोलना। विच इज़ राइट कि आपको अपने घर के अमीरों के सामने या घर के जो आपके केयर टेकर हैं उनके सामने नहीं खड़ा होना, लेकिन आपके जो बेसिक राइट्स हैं वो आपको ज़रूर हासिल करना। अब आपने बात की कि एक लड़की जो शादी से पहले, तो फोर्स मैरिजेस जो हैं वो लॉ में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई सा भी मजहब हो, सिर्फ इस्लाम नहीं, कोई सा भी मजहब हो। लेकिन इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि आप लड़की से उसकी इजाज़त लेंगे, और अगर वो, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जाकर बीवी फातिमा से जो है वो इजाज़त ली थी
क्यों ली थी, वो तो नबियों के सरदार हैं, वो तो अपनी बेटी की शादी जहाँ करते वो जो है वो फर्मा बरदार थी, लेकिन फिर भी इजाज़त ले आगे जाके उम्मत, इसलिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजाज़त ली अपनी बेटी की। लॉ की जब हम बात करते हैं तो लॉ में आपको एक कंप्लीट सेक्शन मिलता है जो फोर्स मैरिजेस के खिलाफ है, जो डावरी के खिलाफ है। मतलब आप लड़की की इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकते, और अगर पेरेंट्स तो कर नहीं रहे लेकिन कोई लड़का फोर्स कर रहा है, मतलब हैरेस कर रहा है या तंग कर रहा है, तो वो उस लड़के के खिलाफ भी सारे सेक्शंस जो हैं वो कानून में मौजूद है। अच्छा, कितनी सजा हो सकती है अगर एक माँ बाप जो है वो फोर्सफुली मैरिज करवा रहे हैं, तो वो लड़की क्या करे? देखिए, उन्हें कंप्लेन करनी होगी। सबसे पहले तो 15 आप याद कर लें, 15 को कॉल करनी ही है ठीक आपको। है। 15 जो है वो आपकी मददगार है 15 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल्स नहीं लगती या वो फैसिलिटेट नहीं करते, तो उसके बाद 3 से 5 साल की सजा है। अगर कोई SHO कहीं भी आपकी दरख्वास्त नहीं रिसीव कर रहा तो 22 से 22B का सेक्शन है जो आपको एंटरटेन करता है। आप आएँ, वकीलों के पास आएँ, हमारे पास आएँ, अंसार बर्नी ट्रस्ट आएँ, हम आपकी कंप्लेन लॉन्च करवाएंगे और उसके साथ साथ सजा भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर कोई जो है घर वाले हैं वो डाउरी मांग रहे हैं, मतलब वो जहेज मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो डिमांड ही हो रहा होता है, तो उस पे क्या केस बनता है, उस पे क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं? देखिए, इसमें 2 किस्म के केसेस हैं। एक होता है शादी से पहले डावरी मांगना, यानी कि शादी में आप ये चीजें लेकर आएंगे और आप अगर नहीं लेकर आए तो प्रॉब्लम होगी। ये दोनों तरफ से होता है। बाज़ औक़ात लड़कों से भी ऐसी शराइत लिखवाने की कोशिश की जाती है जो इस्लामिकली नहीं है या जो उसके लिए फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा होता लड़का, तो शादी रुक जाती है। डावरी का जो हुकूमत ने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है, डावरी नहीं, ब्राइडल गिफ्ट्स होते हैं या पेरेंट्स जो अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहें, उससे ज़्यादा जो है वो अमाउंट नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में आपको सज़ा होगी 398A जो है PPC का, वो इस चीज़ को कम्प्लीटली वुमेन प्रोटेक्शन को जो है वो एंटरटेन करता है। उसमें फोर्स मैरिजेस भी शामिल हैं, उसमें विरासत का कानून भी शामिल है, उसमें डावरी का कानून भी शामिल है। इसके अलावा अगर कोई तशद्दुद करता है तो PPC के लातादार सेक्शंस हैं, जैसे 354A है आपके पास, 506 है हैरेसमेंट के लिए, और इसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर तक और मर्डर तक कहानी जाती है। तो जितने भी PPC के सेक्शंस हैं जख्मी करने के, मर्डर करने के, वो सारे इम्प्लीमेंट होंगे डावरी के लिए। ठीक है। फिर आता है आपके पास स्पेशल एक केस जिसमें शादी के बाद भी लड़कियों को डावरी के लिए परेशान किया जाता है। उस केस में जो है 304 में स्पेशल अमेंडमेंट आई हुई है, जिसमें अगर कोई लड़की 7 साल तक, शादी के 7 साल तक किसी भी तरह से जख्मी होती है डावरी के लिए या मतलब उसका मर्डर होता है, तो स्पेशल पनिशमेंट्स हैं उसके लिए। अच्छा, उसकी स्पेशल पनिशमेंट है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई लड़का पीछे पड़ा हुआ है और उसकी शादी तय हो गई लड़की की, लेकिन वो पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं मुझसे से शादी करनी है आपने, वो उसको हरास कर रहा है या असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, उससे घर के बाहर आ रहा है, इस पे क्या लॉज हैं? देखिए, हैरेसमेंट फिजिकली हो या मेंटली हो, इसमें जो है वो सज़ा तो है। 506 जो है PPC का, वो बहुत अच्छे से एंटरटेन करता है इन सब चीज़ों को, और उसके अंदर यह है कि असॉल्ट करना है या आप मेंटली करें या फिजिकली करें तो आपको 3 साल से 5 साल तक जेल हो सकती है, 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, और उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी जॉब भी चली जाएगी। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो फिर अदालत के पास ही हक हासिल है कि वो आपके इदारे को भी इंटीमेट करेगा और आपका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। स्पेशल केस सिनेरियो, अब एक नई चीज आई है, वो है कि ऑनलाइन हैरेस किया जाता है, यानी अब सामने आके हैरेस नहीं किया जाता, ऑनलाइन हैरेसमेंट है। तो उसके लिए FIA साइबर क्राइम को आपने अप्रोच करना है। ऑनलाइन जो है वो साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आएगा और उसके तहत पीका एक्ट के तहत आपको सजाएं मिलेंगी। अच्छा, उसके तहत सजाएं मिल रही हैं? जी बिल्कुल मिल रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर शादी हो गई और शादी होने के बाद उस औरत को ये फील हुआ कि मुझे मिसयूज किया गया है, पैसे के लिए, डाउरी के लिए या किसी भी चीज के लिए मुझे मिसयूज किया गया, तो वो अब क्या करे? क्या उसके लिए लॉ है? बिल्कुल है। एक तो फैमिली लॉ बना हुआ है कि आप अपने जितने भी डावरी आर्टिकल्स हैं, अगर आपको मिसयूज किया गया है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और फ्रॉड का केस कर सकते हैं, 420 का केस कर सकते हैं आप कि आपको मिसयूज किया गया था या आपके साथ फ्रॉडली प्रोमिसेस किए गए थे। अगर आपने कोई गिफ्ट किया हुआ है हस्बैंड को या हस्बैंड की फैमिली को कोई प्रॉपर्टी, तो आप उसको गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं। अच्छा, उसको भी रिवोक कर सकते हैं? जी, रिवोक कर सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया है, पहला थप्पड़ मार दिया उसको जी, तो औरत जो है वो चुप हो जाती है। अगर वो अपनी माँ को भी कॉल कर देती है, वो बोलती है कि ये तो होता है जी, तो क्या सच में ऐसा होता है? इस पे औरत को क्या करना चाहिए? पहले थप्पड़ में क्या करना चाहिए उसको? देखिए अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हमें सब्र
जो है वो सिखाया जाता है लड़कियों को हमारी सोसाइटी की। सब्र करना अच्छी बात है, लेकिन बेजा सब्र करना अच्छी बात नहीं है। यानी अगर आपको सिखा दिया गया कि आपने सब्र करना है तो ऐसी जगहों पे सब्र करना है। अगर हस्बैंड 2 रोटी कमा के ला रहा है तो आप 2 रोटी खाएं, आप तीसरी रोटी की जिद ना करें, जहां आप सब्र कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल वायलेंस या मेंटल वायलेंस आपको बर्दाश्त नहीं करना, वो सब्र के ज़मरे में नहीं आता। आपको पहली थप्पड़ पे ही आवाज़ उठानी है, आपको घर के बड़ों को इन्वॉल्व करना है। देखिए हर चीज़ पे एक्सट्रीम लेवल पे आपने नहीं जाना होता कि आपने डिवोर्स ले ली या आपने FIR, क्योंकि देखिए हस्बैंड को एक बहुत बड़ा राइट हासिल है। जैसे ही आपने कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की वो आपको तलाक की धमकी देता है। बिल्कुल। तलाक की धमकी की सूरत में भी अगर हस्बैंड तलाक देता है और आपने ये साबित कर दिया कि उसने वायलेंस किया है तो आपको अच्छा खासा कंपनसेशन देता है पाकिस्तानी लॉ। अच्छा जी ठीक है। अच्छा अब ये भी सवाल उठता है कि अब क्योंकि वो अपने घर को चली गई यानी कि शादी करके, उसी का घर है वो टेक्निकली तो, बट सास ससुर बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। अच्छा एक हद तक प्रेशर वो करती है या सहती है, सब चीज़ें होती हैं, बट अब वो नहीं सह पा रही है, तो अब उसके लिए क्या कोई लॉज हैं, कोई राइट्स हैं उसके लिए? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ऑनर किलिंग है या आपको हैरेस कर रहे हैं, असॉल्ट है, वो सब कुछ सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं है। वो कम्प्लीटली इन लॉज के लिए लॉ है कि आप एक लड़की को, इन लॉज के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी यही लॉ है कि एक लड़की को आप किसी भी तरह परेशान नहीं कर सकते। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली हम एक चीज़ देखते हैं कि एसिड अटैक्स तक हुए हैं। इसके अलावा आप एक बहुत मशहूर केस है कंदील बलोच का, आप देखें उनकी ऑनर किलिंग भी वो जो भी कर रही थी वो स्टेट का और उनका प्रॉब्लम था। स्टेट जो है वो उस चीज़ को एंटरटेन करेगा। आप इन पर्सन जाके किसी का कत्ल नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस ना होने की वजह से ऑनर किलिंग, स्पेशली इंटीरियर में अगर हम जाते हैं तो 13-13, 14-14 साल की लड़कियों की ऑनर किलिंग होती है। एक मसला मैं हाईलाइट करूँगी कि रिलीजन पे जो शादियाँ होती हैं, यानी हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है। क्रिश्चियन मुस्लिम की शादी तो वैसे अहले किताब के साथ अलाउ है, लेकिन फिर भी सोसाइटी ने उसको जो है वो इलीगल कर दिया है। लीगली भी अलाउ है और इस्लामिकली भी अलाउ है, लेकिन सोसाइटी ने उसको इलीगल कर दिया है। तो ऐसी लड़कियों के साथ आपको इंटीरियर में लातादाद नामालूम कब्रें मिलेंगी। अच्छा। यानी होता ये है कि लड़की जब चली जाती है, लड़के के साथ शादी कर लेती है अपनी मर्जी से, फिर क्या होता है कि वो लड़का, उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि आपने दूसरे रिलीजन में शादी कर ली है, और साथ साथ आपकी जो पेरेंट फैमिली है, बायोलॉजिकल फैमिली है, वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। और नतीजतन या तो ये वाली फैमिली मार देती है, इन लॉज मार देते हैं, या फिर आपकी जो बायोलॉजिकल फैमिली है, आपके अपने पेरेंट्स हैं, वो आपको मार देते हैं। ऐसी सूरत में अब ये कब्र कहाँ जाएगी? कराची तो आपको बहुत बड़ा, या इस्लामाबाद, लाहौर, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ नामालूम कब्रें नहीं हैं। लेकिन अगर आप गांव देहातों की तरफ चले जाएं, कच्चे में चले जाएं, तो वहाँ औरतों की नामालूम कब्रें हैं। और ऐसी सूरत में सबसे बुरी चीज़ ये है कि एक औरत ही खामोश रहती है। यानी वहाँ पर जो सास है, बहू है, दिवरानी है, जेठानी है, बहन है, नंद है, ये सारी औरतें जब उस औरत पे जुल्म होता है तो खामोश रहती हैं। कल को ये कब्र नामालूम उनकी भी हो सकती है। तो ये सारे अटैक्स पे औरतों को एक होने की जरूरत है। यानी फैमिली में अगर कोई मर्द वायलेंस कर रहा है तो एक दूसरी औरत उसके लिए स्टैंड ले। औरत जब तक दूसरी औरत के लिए स्टैंड नहीं लेगी, माशरा मजबूत नहीं बनेगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो माएँ, बहनें, नंदे, सासें, भाभियाँ, देवरानियाँ, जेठानियाँ, ये ही इस चीज़ का पार्ट बनती है। इनफैक्ट बहुत जगहों पे किसी प्रॉब्लम को इनिशिएट करने में इन्हीं का हाथ होता है। सही बात है, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला। अच्छा अगर औरत को जो है वो असॉल्ट कर रही है, मतलब असॉल्ट नहीं, मतलब जिस तरह से आपने जी, हैरेसमेंट कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, तो इस पे भी कोई होता है कोई लॉ? जी, सेम लॉ है। सेम लॉ है। अच्छा ये सेम लॉ हर चीज के साथ आ जाता है? हर चीज के लिए है। आपने किसी को भी फिजिकली या मेंटली असॉल्ट किया, स्पेशली वुमेन को, तो फिर ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी। अब ज्यादातर कत्ल किन बातों में होते हैं? या तो पसंद की शादी पे, या फिर जायदाद में हिस्सा मांगने पे। तो जायदाद के हिस्से के ऊपर जो है वो क्यों कत्ल होते हैं? क्या शरई हिस्सा नहीं है हमारा, या क्या कानूनी हिस्सा नहीं बनता? तो क्यों कत्ल होते हैं? अब कत्ल इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बाय बर्थ ये सिखा दिया जाता है। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, भाई के सामने नहीं बोलना, अब्बू के सामने नहीं बोलना, शौहर के सामने नहीं बोलना बड़े होके, अब क्या होता है कि आप अपने जायज हुकूक को खुद ही छोड़ना शुरू कर देते हैं। आपको वो चीज गुनाह लगने लगती है। अगर आपने जायज हुकूक मांगे, आपको लगता है कि ये गुनाह है,
जबकि शरीयत ने आपको ये हक दिया है, कानून ने आपको ये हक दिया है। ठीक ठीक। और अगर गुनाह नहीं भी फील हो रहा तो फील करवाते हैं कि वो जी गुनाह है। बिल्कुल। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब अगर डिवोर्स के बारे में बात आ रही है और लड़की को डिवोर्स चाहिए और वो बोल रही है कि भाई मुझे तलाक दे दें आप, लेकिन जो लड़का है, जो उसका शौहर है, वो तलाक नहीं दे रहा, तो उस पे क्या लॉ है? मतलब ऑब्वियसली खुला तो ले सकती है वो, बट उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है? क्या वो फौरी खुला ले ले, फौरी खुला मिल भी जाती है, क्या प्रोसेस है उसका? देखिए, मीडिएशन जो है ना वो हमारे सोसाइटी से मिसिंग है। हर चीज़ का सोल्यूशन डिवोर्स नहीं है। मीडिएशन का लॉ इसलिए बनाया गया था, या आर्बिट्रेशन का लॉ इसलिए बनाया गया था ताकि कुछ घरों को हम बचा भी सकें। लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। 90% प्रॉब्लम शुरू होती है काउंसलिंग नहीं हुई भी। आपको अपने राइट्स और रॉन्ग्स पता ही नहीं है। जब रॉन्ग्स नहीं पता तो आप उस पर वर्क कैसे करेंगे? बहुत सारे हस्बैंड अंसार बर्नी ट्रस्ट में भी आते हैं जो हमारी बात मानते हैं और वो घर बस जाते हैं। अच्छा। तो मीडिएशन जो है एक बीच का स्टेप है कि आप आएँ किसी मैरिज काउंसलिंग के पास, काउंसलिंग करवाएं कहीं पे, या कहीं आप वकीलों के पास जाएं, उनको भी मीडिएशन के राइट्स हैं, वो भी मीडिएशन करवाते हैं। तो आप पहले अपनी प्रॉब्लम्स पे बात करें। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करेंगे हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। फिर वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपने तलाक लेनी ही है, तो उसके लिए भी आप बाइज्जत तरीके से एक दूसरे को छोड़ दें। अगर हस्बैंड चाहता है कि उस पर इल्जाम ना लगे तो म्यूचुअल डिवोर्स डीड बना लें कि दोनों ने जो है बाहिमी रजामंदी से तलाक ले लिए। वो भी नहीं हो सकता तो फिर लड़की के पास खुला का रास्ता है। उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आपने मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करना है, केस फाइल होगा फैमिली लॉ के अंडर और उस केस के थ्रू आपको खुला मिल जाएगी। अच्छा, तो खुला का प्रोसेस क्या है? मतलब 15 कॉल करे वो, या कोई फॉर्म है, कोई एप्लीकेशन है? देखिए, 15 भी कॉल नहीं करनी और फॉर्म भी नहीं है। आपको उसके लिए सिंपल वकील को अप्रोच करना है। वो एक केस ड्राफ्ट करेंगे फैमिली लॉ के अंडर और आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर जो आपके हस्बैंड हैं उनको नोटिसेस भेजे जाएंगे, उनको अपना जवाब जमा कराने का टाइम मिलेगा। फिर जज भी एक मीडिएशन की कोशिश करेंगे। जज साहब जो हैं वो प्री ट्रायल कहलाता है, यानी हस्बैंड वाइफ को साथ बिठाया जाएगा, उनसे मसाइल पूछे जाएंगे। अगर तो मसाइल रिजॉल्वेबल हैं तो उनको रिजॉल्व करवाया जाएगा और अगर नहीं है तो फिर जज साहब जो है वो खुला ग्रांट कर देंगे। अच्छा, यानी कि जज साहब जो है वो खुद भी इसको मीडिएट कराने की कोशिश कर जी रहे जी बिल्कुल। प्री ट्रायल का जो है वो स्टेप जरूरी है इस पूरे केस में। प्री ट्रायल होगा, जज साहब दोनों की बात सुनेंगे और फिर खुला मिलेगी। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस सिनेरियो आता है जब हस्बैंड कोर्ट में भी प्रेजेंट नहीं हो रहे होते हैं, तो फिर मैजिस्ट्रेट 3 से 4 महीने के बाद औरत की वन साइडेड गवाही पे खुला ग्रांट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे ये भी बात आती है कि कस्टडी फिर किसके पास जाएगी? अगर बच्चा है तो उसकी कोई एज फैक्टर होता है कि अगर 0 से लेकर 16 साल की उम्र तक है तो फिर माँ के पास जाएगा, 16 के बाद फिर जज साहब बताएंगे या बच्चा बताएगा? इस बच्चों की कस्टडी के हवाले से जरा बताएं। लेकिन कस्टडी का जो लॉ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। सबसे अच्छा। पहला जो उसका स्टेप है वो है वेलफेयर ऑफ माइनर देखा जाएगा। ठीक है। यानी बच्चे की जो वेलफेयर है, जो उसकी तरबियत होगी वो कहाँ बेहतर होगी। ठीक है। तो जब तक गार्जियनशिप डिसाइड नहीं होती तब तक कोर्ट उसकी गार्जियन बन जाती है और वो उसको वेलफेयर करती है कि बच्चा कहाँ बेहतर परवरिश पाएगा, माँ के पास या बाप के पास। ज्यादातर कस्टडी ज्यादातर केसों में माँ को मिलती है, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जहाँ फादर को भी कस्टडी मिली है। फादर को कस्टडी इस तरह मिल पाती है कि वो बेहतर तालीम दे रहा है, बेहतर इन्वायरमेंट है, बेहतर जगह पे मौजूद है। ऐसी सूरत में फादर को भी कस्टडी मिली है। इनफैक्ट हमारे ट्रस्ट की बहुत ज्यादा केसेस हैं जिसमें फादर को कस्टडी हमने दिलवाई है। ठीक है। तो वो ऑब्वियसली उसके लिए फाइट करना पड़ता है दोनों को। जी बिल्कुल। ये जब असल मसला यहीं से शुरू होता है, जब आप तलाक लेते हैं ना तो हम लोगों को यही समझाते हैं कि बच्चों की जो कस्टडी का मसला है, मेरी एडवाइस होगी कि जब आप तलाक ले रहे हैं बच्चों को कोर्ट में ना घसीटें। क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 साल ये केस चलता है बच्चों की कस्टडी का। इसके बीच में जिस पार्टी के पास कस्टडी है वो परमानेंट कस्टडी उनके पास है, टेम्पररी वाले से बच्चा मिलने कोर्ट में आएगा। जब कोर्ट में आएगा तो वो बच्चा वो सारा माहौल देखेगा जो माहौल एक कोरे कागज के लिए, मासूम जहन के लिए अच्छा माहौल नहीं है। हम खुद वहीं काम करते हैं कोर्ट में, लेकिन वहाँ क्रिमिनल भी होते हैं, पुलिस भी होती है, हर किस्म की एक्टिविटी चल रही होती है। वहाँ एक मासूम जहन आकर जब ये चीज़ें देखता है कि मेरे माँ बाप अलग रह रहे हैं, तो फिर एक प्रॉब्लम चाइल्ड और हम सोसाइटी को दे रहे हैं और वो प्रॉब्लम चाइल्ड फिर क्रिमिनल बनते हैं या डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आजकल आप देख रहे हैं आइस का नशा, ड्रग्स, काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो ये वो प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं जो हम खुद सोसाइटी को देते हैं। ठीक है। अच्छा, सोसाइटी की बात हो ही रही है तो 509 सेक्शन के बारे में ज़रा तफसीली बताएं, क्योंकि 509 मैंने सुना है कि अगर आप किसी औरत को सिर्फ हुटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि सड़क में बहुत सारे लोग हुटिंग कर रहे होते हैं, इवन फैमिलीज को भी कर रहे होते हैं, मतलब अगर कोई बीवी साथ चल रही है तो बीवी को भी हुटिंग हो रही होती है, तो उस पर क्या एक्शंस हो सकते हैं?
देखिए 509 एक तो बहुत जो है वो वास्ट उसका पूरा स्कोप है। ठीक है। आपने बात की हुटिंग की, आप हुटिंग देख लें, आप कहते हैं कि लड़कियां कपड़े ठीक नहीं पहनती, लेकिन आप बुरके में, आपके पास सोशल मीडिया पे क्लिप्स मौजूद हैं कि आप बुरके में जाने वाली लड़की को भी देखें, एक बाइक पे चलता हुआ लड़का जाएगा और उसको नाजेबा हरकत करता हुआ गुजर जाएगा। तो इस किस्म की चीजें एक औरत मुसलसल फेस कर रही है और अनफॉर्चुनेटली एक मुस्लिम माशरे में फेस कर रही है। जबकि आप यूरोप चले जाएं, आपने जो भी पहना हो आप आज़ादी से घूम सकते हैं। तो औरत को आपने बुर्का भी पहना दिया, औरत को आपने चादर भी पहना दी, लेकिन लड़कों की तरबियत कब होगी? 509 जो है वो वास्ट स्कोप के साथ ऐसे तमाम लोग, आपने सिर्फ हुटिंग की, आपने इवन वर्क प्लेस हैरेसमेंट पे भी मैं आऊंगी इसमें, आपने कहीं पे भी हुटिंग की, उसको फिजिकली असॉल्ट किया, आपने मेंटली कोई टॉर्चर किया, सिर्फ आवाज भी लगा दी, उसके कपड़ों पे भी कोई जुमला कस दिया, तो आपको सजा होगी और मेरिट होगी। जी अच्छा, जी, ठीक बिल्कुल। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बहन का हक मांगना, वो उस पे बहन क्या करे? देखिए इनहेरिटेंस का जो लॉ है वो कम्प्लीटली शरीयत लॉ पे बना हुआ है पाकिस्तान का, और वो सबको इक्वली राइट्स देता है और शरई तौर पे हिस्सा देता है प्रॉपर्टी में। लेकिन होता ये है कि बहन को कह दिया जाता है कि आपकी जो शादी हुई उस पे जो खर्चा लगा वही ये आपकी विरासत थी। ऐसा नहीं है, विरासत जो है वो आपको इक्वली डिवाइड करनी है। जैसे लड़के की शादी पे खर्चा हुआ वैसे लड़की की शादी पे खर्चा हुआ, वहां थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि सोसाइटी नॉर्म्स कुछ इस तरह के बन गए। आप ब्राइडल गिफ्ट के नाम पे बहुत कुछ देते हैं, लॉ तो नहीं है डावरी का, लेकिन ब्राइडल गिफ्ट के नाम पे बहुत कुछ जाता है, लेकिन वो विरासत नहीं है। ठीक है। विरासत जो है वो माँ बाप के मरने के बाद, किसी भी शख्स के मरने के बाद विरासत क्लेम की जाती है और उसके लीगल हेयर्स उसको क्लेम करते हैं। अब हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली 70% जो है वो बहनों का जो विरासत है वो मार दी जाती है। ठीक है। ऐसी सूरत में बहन जो है वो अगर गिफ्ट डीड, अच्छा पेरेंट्स भी क्या करते हैं अक्सर तो गिफ्ट डीड करके चले जाते हैं। अच्छा, ठीक जी है। और या विल ऐसी बना जाते हैं। देखिए विल की अगर आप अपने शरई वारिसों को हिस्सा नहीं दे रहे तो ऐसी विल की कोई हैसियत नहीं है, चैलेंजेबल विल है। ठीक है। एक तो ये विल चैलेंजेबल है, दूसरे कि ऐसे गिफ्ट्स को भी रिवोक किया जा सकता है। उसको आप प्रॉपरली चैलेंज करेंगे, कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट पे आ जा सकते हैं, डिक्लेरेशन पे जा सकते हैं कि सारे लीगल हेयर्स को जो है वो इक्वली, तो सिविल सूट मौजूद है, सिविल कवानीन मौजूद है, प्रॉपर्टी को चैलेंज करें। अगर आपके पास और डिटेल्स हैं तो उसको चैलेंज करें, सिविल केसेस होते हैं इसके लिए, और बहनें बिल्कुल अपना हक ले सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी उसमें रूलिंग्स हैं, बहुत अच्छी साइटेशंस हैं जिसमें बहनों को हुकूक मिले हैं। और साथ साथ एक और अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तानी लॉ यानी पीपीसी जो है, पाकिस्तानी पेनल कोड जो है, वो ऐसे लोगों को सजा भी देता है अगर साबित हो जाए कि किसी ने वुमेन का जो है वो कोई भी हिस्सा रखने की कोशिश की। सिर्फ बहन नहीं, बीवी का भी हक है प्रॉपर्टी पे, माँ का भी हक है। आपने देखा होगा बेवा को कितना हक मिलता है, जैसे ही शौहर का इंतकाल होता है बच्चों समेत बेवा को उसकी माँ के घर पे भेज दिया जाता है। इस्लाम कहता है कि इद्दत दूसरी घर में गुजारनी है, बिल्कुल। लेकिन माँ के घर पे भेज दिया जाता है। बीवी का भी हक है, बेटी का भी हक है, बहन का भी हक है और माँ का भी हक है। तो सिर्फ हम बहनों की विरासत पे बात नहीं करेंगे, इन चारों रिश्तों की विरासत पे बात होगी और हर औरत का विरासत में हक मौजूद है। ठीक है। और बेवा का हक भी मौजूद होता जी है? जी बिल्कुल, बेवा का हक भी ठीक है। मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो वर्क प्लेस पे बहुत हरासमेंट्स होते हैं, उसको किस तरह से वो औरत केटर करे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो अपने माँ बाप को बोलेगी तो माँ बाप बोलेंगे कि जी जॉब छोड़ दें, आप कुछ भी नहीं करें, आप घर बैठें। वो माँ बाप को भी नहीं बोल सकती, वो अपने भाइयों को भी नहीं बोल सकती, वो खुद ही सह रही होती है एट द एंड। तो उस पर कोई लॉ है, वो किस तरह से वो फाइल कर सकती है, वो कहाँ जाए? देखिए उसके लिए माँ बाप को बोलने की जरूरत ही नहीं है। वर्क प्लेस का स्पेशल लॉ बना हुआ है हैरेसमेंट का। हैरेसमेंट के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मस्ट है कि एक हैरेसमेंट कमेटी होगी जिसको चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन या सीईओ लीड कर रहा होगा, या कोई भी अपर एचआर का जो भी अपर ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वो लीड कर रहे होंगे ऑफिशियल्स। और आपको सिंपल विद इन डिपार्टमेंट ही इंक्वायरी फाइल करनी है कि मेरे साथ ये हैरेसमेंट हुआ है, विद प्रूफ। अगर ईमेल आई है, आपको कोई मैसेजेस आए हैं, जैसे भी आपको जिस प्लेटफॉर्म से भी आपको हैरेस किया गया है, वो आपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करवानी है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उस शख्स को पनिश मिलेगी, वो पनिश कर देने का राइट भी उसी जो है वो कमेटी को हासिल है, जिसमें वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, वो आपके बोनसेस, अलाउंसेस, सैलरी कुछ डिडक्ट कर सकते हैं, इस किस्म की चीजें हैं। फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो वफाकी मोहतसिब के पास जाकर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं उस एचआर कमेटी के खिलाफ भी कि मुझे लगता है कि इन्होंने शफाफ तरीके से इसकी इंक्वायरी नहीं की है, क्योंकि बाज औकात अपर ऑफिशियल्स इन्फ्लुएंशियल होते हैं। बिल्कुल।
फिर भी अगर आपका काम नहीं होता है तो आप जो है वो प्रॉपर केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास डिपार्टमेंट ही नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज होंगे जिनके पास डिपार्टमेंट है ही नहीं इस टाइप का, एचआर डिपार्टमेंट भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, तो वो लोग भी क्या करें? देखिए, एचआर डिपार्टमेंट हो ना हो, लेकिन हैरेसमेंट कमेटी हर वर्क प्लेस के लिए मस्ट है। उसके बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती है। अच्छा, आपकी जितनी रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको दिखाना है कि आपकी एचआर कमेटी कौन है, उसको कौन लीड कर रहा है, कमेटी के लोग कौन है, अगर कोई कंप्लेन आई है तो उसके फैसले भी आपको बताने हैं। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें कोई मैटरनिटी लीव्स होती हैं? जी बिल्कुल, मैटरनिटी लीव है हमारे पास। पाकिस्तान में 2 किस्म के कानून फॉलो हो रहे हैं, फेडरल भी है, सूबों के अपने बने हुए भी हैं। तकरीबन 4 महीने से 3 महीने तक मैटरनिटी लीव मिलती है। ठीक। अगर कोई इदारा ऐसा नहीं करता तो आप उसके खिलाफ लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपकी, और ये पेड होती हैं, यानी इदारे के लिए जरूरी है कि वो आपको पे करेगा, आपको तंग नहीं कर सकता कि आप आए, आप इस दिन आए, आप उस दिन आए। आपको किसी किस्म की परेशानी के बगैर ये लीव मिलेंगी। अगर कोई इदारा तंग करता है तो आप उसके लिए कोर्ट को अप्रोच करेंगे, लेबर कोर्ट को। ठीक है ठीक है। अच्छा, और मेंसेस की क्या कोई यहाँ पे लीव होती है पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल, सिंध ने स्पेशल इस पे कानून बनाया हुआ है जिसमें 2 डेज हर मंथ में जो है वो औरत को लीव मिलेगी इस बात की। और बाकी जो फेडरल भी है वहाँ पर आपको सिक लीव और कैजुअल लीव के नाम से ये मिलता है। आप इसमें महीने में 3 या 2 छुट्टियां आप कर सकते हैं। हर इदारे में ये आपके लिए मैंडेटरी है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो अगेन लेबर कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम पेरेंट्स प्रोटेक्शन लॉ के बारे में बात करें, जो पेरेंट्स को प्रोटेक्शन के लॉज हैं, उसके बारे में जरा बताएं कि पेरेंट्स के पास भी कोई प्रोटेक्शन के लॉज हैं? देखिए, इसमें 2021 में स्पेशल कानून आया है, अच्छा, पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से। ठीक है। होता क्या था कि पेरेंट्स इस डर से कि बाद में हमारे बच्चे कोर्ट के धक्के ना खाएं या परेशान ना हो, अपनी सारी प्रॉपर्टी, गोल्ड या जो भी असासे थे वो बच्चों के नाम पे जिंदगी में कर देते थे। नतीजतन क्या होता था कि आपको ओल्ड एज होम भरे हुए दिखते थे, और अच्छे पैसे वाले लोगों के जो माँ बाप हैं वो ओल्ड एज होम में दिखते थे कि हम वहाँ पे कर देंगे और आप इनको रख लें। बड़ा अच्छा पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट में ये इम्पैक्ट आया है सोसाइटी पे कि आप ऐसे गिफ्ट्स को रिवोक करवा सकते हैं। पेरेंट्स सारे गिफ्ट्स रिवोक कर देंगे। आप बताएंगे जाके कि बच्चा जो है वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है या मुझे घर से निकाला है, और आपका जो है घर आपको वापस मिल जाएगा या आपके असासे आपको वापस मिल जाएंगे। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि अच्छा, अब अगर पेरेंट्स के नाम पे घर है ही नहीं या माँ के नाम पे घर नहीं है तो फिर क्या होगा? ऐसी सूरत में भी बच्चा माँ या बाप को घर से नहीं निकाल सकता। इविक्शन ऑफ पेरेंट्स अलाउ नहीं है। ये लॉ प्रोटेक्ट करता है माँ बाप के जितने भी राइट्स हैं उनको, और अगर इविक्शन होती है तो बच्चे को जेल भी होगी, उसको जो है वो पेनल्टी भी लगेगी, और पेरेंट्स को उसको अपने साथ ही रखना है चाहे घर उसके नाम पर है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता? उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी। ठीक ठीक। इसका मतलब पेरेंट्स के भी हुकूक हैं यहाँ जी, पेरेंट्स के हुकूक हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छे से एंटरटेन किए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जजेस हैं, हमारे जो डीसी ऑफिस में कंप्लेन होगी, जजेस के पास कंप्लेन होगी, तो वो बड़ी मोहब्बत रखते हैं। माँ बाप तो सबके सांझे होते हैं, और जो बच्चे इस किस्म की हरकतें करते हैं वो जो है वो अपनी आखिरत भी खराब कर देते हैं और दुनिया भी। बिल्कुल सही। हमारे पास एक केस आया था, तकरीबन बहुत सारी जायदाद एक 19 ग्रेड की ऑफिसर की वाइफ ने अपनी बेटी को दी थी, और हुआ ये कि बेटी ने उनके साथ बैठने से, नाश्ता करने से इनकार ही हो गई। वो बहुत सारी जायदाद उन्होंने बेटी के नाम पे कर दी। वो हमारे पास सिर्फ ये एप्लीकेशन लेकर आई थी कि मेरी बेटी से को मेरे साथ नाश्ते की टेबल पे बैठ के साथ खाना खा लिया करें। तो पेरेंट्स आपसे कुछ नहीं चाहते, थोड़ी सी मोहब्बत चाहते हैं, नाश्ता साथ कर लें। जहाँ जिंदगी भर की दौलत आपके नाम कर दी है, आप थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट कर लें, नहीं तो लॉ के जरिए हम तो जरूर करवाएंगे कोऑपरेट। ठीक ठीक। अच्छा, जाते जाते जरा ये भी बताते जाएं कि क्या सच में औरतों के लिए कानून यहाँ पे है? मतलब जिस तरह से हमने पूरी बातें की, शादी से पहले, शादी के वक्त, शादी के बाद, सोसाइटी, वर्क प्लेस और पेरेंट्स बनने के बाद भी, क्या सच में यहाँ पे अगर वो फाइट करने की कोशिश करें उनको उनका राइट मिलेगा या नहीं? देखिए, पाकिस्तान के लिए मैं बहुत ही मशहूर एक जुमला बोलती हूँ कि लॉज सब चीज़ के मौजूद हैं। ठीक है। आपकी जैसे ही यहाँ कोई रेप होता है, एक हैरेसमेंट का किस्सा हो जाए, एक आपकी कमेटी बनती है और हर चीज़ का लॉ मौजूद है। लॉज बहुत सारे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन ना होने की क्या वजह है? लिटरेसी रेट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आपको आपके जो राइट्स हैं वो पता ही नहीं है। आपको राइट्स पता नहीं है, आप क्लेम कैसे करेंगे? सही बात। फिर एक एसएचओ से लेकर बल्कि एक जो नॉर्मल कांस्टेबल होता है वहां से लेकर एसएचओ जो पब्लिक सर्वेंट है, जब आप थाने में चले जाएं वो आपको दबाता है, वो आपको आपके कानून के मुताबिक कार्रवाई करने ही नहीं देगा। ऐसी सूरत में आप एसएसपी को इन्फॉर्म करें। अगर वहां से भी काम नहीं होता, आप हमारे जैसे इदारों को, अंसार बनी ट्रस्ट जैसे इदारों को इन्फॉर्म करें। लॉज पे काम करवाना हमारी जिम्मेदारी है।
पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वो प्रेशराइज करें। अपना हक आप कैसे हासिल करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो आप हासिल करने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि अवेयरनेस हो, आपको आपके राइट्स ठीक से पता हो, लिटरेसी रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। और इल्म हासिल करना मर्द औरत दोनों पे फ़र्ज़ किया गया है, तो औरत को पढ़ाएं, एक औरत पढ़ेगी पूरा ख़ानदान पढ़ेगा। और अब देखा है कि काफ़ी मॉडर्न हो गया है, कुछ लड़कियाँ काफ़ी ऐसे पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, तो सोसाइटी चेंज होती हुई दिख रही है आपको। मैं खुद भी लड़की हूँ और मैं खड़ी होकर आपसे अगर इतने राइट्स पे बात कर रही हूँ, तो राइट्स मौजूद हैं, अवेयरनेस की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंटेशन करवाने की ज़रूरत है। ठीक ठीक। कुरतुलैन साहिबा, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, इस इदारे को दिया। ये इदारा ऑब्वियसली इसका अगर हम नाम ही ले लें तो वही काफ़ी, अंसार बर्नी ट्रस्ट, मतलब नाम ही काफ़ी है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से अंसार बर्नी साहब का काम जो है वो पोर्टफोलियो, हिस्ट्री, उस सिर्फ नाम ही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी इनसाइट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इससे काफ़ी औरतों को एम्पावरमेंट भी मिलेगी। अगर उनको एम्पावरमेंट मिले और उनको रास्ता ना दिखे तो वो सीधा आपके पास आए। आपका नंबर भी हम टिकर पर डाल देंगे और वो सीधा आपके पास आए। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये था आज का हमारा एपिसोड एडवोकेट कुरतुलैन साहिबा के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को बहुत कुछ है, यानी कि ये कि औरतों के हुकूक पाकिस्तान में हैं। लॉज बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन इसलिए भी कम है क्योंकि लिटरेसी रेट हमारा बहुत नीचे है। हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कितने राइट्स हैं, कितने इख्तियारात हमारे पास हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। बी इट लॉफुली या बी इट इस्लामिकली भी बहुत सारे हमारे पास राइट्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, इसमें ये भी है कि जो सप्रेशन की बात होती है या पेरेंटिंग की जो पूरी लॉ बना हुआ है, वर्क प्लेस का पूरा लॉ बना हुआ है, सोसाइटी का पूरा लॉ बना हुआ है और बेतहाशा चीज़ें बनी हुई हैं। औरतों का काम ये है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने से अगर उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो वो आवाज़ ना उठाएं, वो लड़ने शुरू करें। कैसे लड़ेंगी उन्होंने बताया, 154 कॉल करें या लेबर राइट के ऑफिस जाएं या वुमेन राइट के ऑफिस जाएं। अगर हर जगह का दरवाज़ा बंद होते हुए नजर आया तो ये दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। अंसार बर्नी साहब का जो ट्रस्ट है ये हमेशा खुला रहेगा। अंसार बर्नी साहब एक लेजेंडरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान के सबसे पहले ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और उनकी फाउंडेशन बेताशा काम कर रही है जिसमें एडवोकेट कुरतुलैन साहिबा ने बहुत सारे इंसाइटफुल चीज़ें हमें बताई हैं। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।